चलो आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ण। हिंदी और संस्कृत में दोनों में वर्ण जरूर पढ़ना चाहिए। वर्ण से ही पता चलता है। जैसे गणित में डिजिट होता है, डिजिट सबसे छोटी इकाई होती है, डिजिट से ही सब कुछ शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये 10 जो है डिजिट है, जिससे मैथ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसी तरह हिंदी और संस्कृत में वर्ण होता है। वर्ण मतलब मूल ध्वनि, ध्वनि मतलब जो हम बोलते हैं एकदम छोटी सी छोटी। तो वर्ण का जैसे हम लोग जो बोलते हैं उसको हम भाषा बोलते हैं। भाषा सब जगह का अलग अलग हो सकता है। बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बंगाल का अलग होगा, उड़ीसा का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा, असम का अलग होगा, कर्नाटक का अलग होगा। लेकिन वर्ण जो होगा वो सबका सेम रहता है। सबको वर्ण जरूर, सबका वर्ण जरूर होगा। तो वर्ण हम कहते किसको हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल, मूल मतलब एकदम भीतर का, जड़। मूल मतलब जड़ होता है, जहां से सब कुछ निकलता है। जैसे मैथ का जो मूल है वो डिजिट है, उसी तरह वर्ण जो है हिंदी और संस्कृत भाषा का मूल है। मतलब मूल मतलब जड़, उसी से सब कुछ निकला है। तो वर्ण जो है भाषा की छोटी इकाई, मतलब सबसे छोटा आदमी, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड नहीं हो सकता है, उसको अब तोड़ नहीं सकते हैं, एकदम सबसे छोटा है, उसको अब कुछ नहीं कर सकते हैं, सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण जो होता है भाषा की छोटी, इसका जिसका एकदम खंड नहीं हो सका। तो वर्ण, अब इसमें बोला जो वर्ण में होते कैसे हैं। जैसे हम लोग हिंदी और संस्कृत में ओ आ ई ऊ पढ़ते हैं और अक्षरों तो ज्यों तक पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का वर्ण हो गया। अब इसको डिवाइड कैसे किया, कैसे बांटा, कैसे हम समझेंगे जी ये वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। मतलब वोवेल मतलब स्वर अक्षर है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन अक्षर है। तो इंग्लिश में तो हम लोग सीख जाते हैं, इंग्लिश में तो 26 है, तो बोला 5 वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। लेकिन हिंदी और संस्कृत में कैसे समझोगे? हिंदी में बोला जो वर्ण दो तरीके का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, व्यंजन होता है। अब स्वर मतलब क्या होगा? स्वर जैसे वोवेल मतलब क्या हो गया? वोवेल जिससे कम, जिसमें कम आवाज हमें लगता है, कम बोलने के, जिससे स्वर है, जिसके उच्चारण माने जिसको बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती होगी। जो भी बोलते हैं स्वर मतलब जिसको बोलने में हमें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, हम अकेले बोल लेते हैं, उसको स्वर बोलते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे ओ आ गया, आ ई ऊ री री लिरी ए ऐ ओ औ तक, औ तक ये है स्वर। और बाकी जो हो जाता है, बाकी जितना भी औ के बाद अंग अ जो होता है वो व्यंजन होता है, क्योंकि उसमें और अंग दोनों लगता है। अह में ओ और अह दोनों लगता है, ओ अह ओ और विसर्ग लगता है, इसलिए ये व्यंजन हो जाता है। लेकिन ये औ तक जो है, औ तक स्वर होता है, इसमें दूसरे किसी की सहायता नहीं ले देते बोलने में। तब बोला जो जो स्वर होते हैं वो उसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक में और कम टाइम लगता है, एक में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ओ हो गया, ओ में तो सबसे कम टाइम लगा, आ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ई में कम टाइम लगता है, ई में ज्यादा टाइम लगता है। तो बोला जो स्वर में भी दो चीजें है, एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब थोड़ा ज्यादा, ह्रस्व स्वर मतलब ओ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, ये सब कम समय में बोला जाता है, इसलिए उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और दीर्घ स्वर बाकी जितना है उसमें सब में दुगुना समय लगता है। जैसे आ हो गया तो ओ और ओ मिलेगा तब ना आ होगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उसको बाकी स्वर जितना बच गया इसमें से 1 2 3 4 छोड़ के बाकी जितना पड़ गया उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है बोलने में, उसको थोड़ा देर हम स्थिर होते हैं। आ
ई, उसको नहीं तो ई हो गया। तो उसको जो ज्यादातर बोलने में जिसमें ज्यादा टाइम लगता है उसमें इसका एक और खासियत है, जो ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें कंठ और तालु का उपयोग होता है, कंठ का उपयोग होता है और तालु का, इसमें जीभ और ओठ का नहीं होता है। ये भी एक है, इसमें जीभ जो है, जीभ है और होठ का कभी उपयोग नहीं होता ह्रस्व बोलने में, लेकिन व्यंजन बोलने में, व्यंजन हमेशा मतलब कॉन्सोनेंट बोलने में हमेशा जरूरत पड़ता है। अब देखो व्यंजन किसको बोलते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता, स्वर मतलब ये इतने शब्दों की, इतने वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्वर व्यंजन हो गया, स्वर वर्ण मतलब कवर्ग, कवर्ग मतलब, वर्ग मतलब क्या होता है, कक्षा, क्लास। को वर्ग मतलब, को वर्ग मतलब को वाली कक्षा। तो जैसे तुम को ख गो घ अंगो लिखते हो तो को वाली कक्षा हो गई, फिर आ जाते हो टो ठो डो ढो नो लिखते हो तो टो वाली कक्षा हो गई, तो उसको हम लिख दिए कवर्ग, माने को वाली वर्ग हो गए। वर्ग मतलब क्लास होता है, वर्ग का, क्लास का हिंदी वर्ग, कक्षा जो भी कह लो, तो हम कवर्ग लिख दिए मतलब क ख ग घ, चवर्ग मतलब च छ ज झ ञ, टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ न, तवर्ग मतलब त थ द ध न, पवर्ग मतलब प फ ब भ म। इतना हो गया स्वर व्यंजन, इसको बोलते हैं। अंतस्थ मतलब भीतर का रहता है, अंतस्थ मतलब यो रो लो वो, ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन मतलब, उष्म मतलब क्या होता है, गरम। जैसे कुछ चीज को बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलता है, जैसे ये सो, श और हो। देखो जब भी बोलोगे मुंह के आगे हाथ रखोगे तो तुमको लगेगा थोड़ा गर्म हवा निकल रहा है। तो हाँ, अब देखो कुछ जो है संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अच्छा, अच्छा है ना, सबको दिक्कत होता है। अच्छा जो किससे बनता है, अच्छा बनता है को हलंत और सौ से, को हलंत। जैसे को कैसे लिखेंगे पता है, को हलंत जोर ओ, इसको को लिखते हैं। तो अच्छा कैसे लिखेंगे, को हलंत और ये सौ है, तो सौ ये जैसे अच्छा लिखेंगे तो को हलंत जोर सौ। जैसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, के और एस एच, ये अच्छा हो गया। अब देखो समझ गया, स्रो, स्रो जैसे श्री लिखते हैं ना, श्री मतलब जैसे किसी के नाम में हम श्री लिखते हैं तो स्रो हो गया। तो स्रो कैसे लिखेंगे, शो प्लस रो, स्रो हो गया। त्रो, त्रो है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हलंत और जो रो, ये संयुक्त वर्ण बोलेंगे। इसमें दो व्यंजन वर्ण मिलके आके बनते हैं तो त्रोतज्ञों। तो जो हलंत, इसको हलंत बोलते हैं, और यो। किसी में एक चीज और बता दूं, किसी में जैसे कोई भी जो अक्षर है उसमें को जैसे है, को में हलंत लगा दोगे तो उससे को ओ बोलते हैं, को ओ लास्ट में बोलते हैं लेकिन पूरा नहीं बोल पाते। तो को हलंत हटा दोगे तो उसमें ओ निकल जाएगा। को में ओ मिला हुआ है, को में ओ मिला हुआ है तो को हलंत प्लस ओ कर दोगे तो को हो गया। अच्छा, का में को हलंत प्लस आ कर दोगे तो का हो गया। टो में टो हलंत जोड़ ओ कर दोगे तो टो हो गया। ठो में ठो हलंत जोड़ ओ हो गया तो हो गया। उसके बाद अब इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब कहां से बोली जाती है, उच्चारण स्थान माने कहां से बोली जाती है। हमारे देश में तो बहुत सारे चीज हैं, लेकिन ये बोली कहां से जाती है, तो उसके लिए हम थोड़ा एक 5 रूल बना दिए हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 रूल है। बोला जाता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, ये संस्कृत में भी यूज होगा और हिंदी में भी यूज होगा। अकुह विसर्गिया नाम कंठ, अकुह ओ
जैसे अकुह मन और आ हो गया, ओ से कुह मतलब कवर्ग माने क तक कवर्ग। विसर्ग, विसर्ग मतलब विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, विसर्ग आह में जो होता है ना, आह तो और विसर्ग मिलके आह बनता है, तो इसको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ में होता है, तो और हो का उच्चारण स्थान कंठ में होता है। तो अकु विसर्ग विसर्गीय नाम कंठा माने ओ आ कवर्ग और विसर्ग और हो, इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। फिर इचु ऐसा नाम तालु, ई ह्रस्व ई और दीर्घ ई। अब हम लोग पढ़े थे, इसको ह्रस्व ई बोलते हैं, इसको दीर्घ ई बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान हर्ष में होता है, इसको उच्चारण स्थान दीर्घ में होता है, इसलिए इसको ह्रस्व ई बोलते हैं, इसको दीर्घ ई बोलते हैं, इसको ह्रस्व उ बोलते हैं, इसको दीर्घ उ बोलते हैं। लेकिन अभी किसी को पता इतना नहीं रहता है तो ई उ बोलते हैं, लेकिन हम लोग जिस समय पढ़े थे उस समय ह्रस्व ई और दीर्घ ई ही पढ़े थे। तो इसलिए इचु ऐसा नाम तालु माने ई चवर्ग माने चौछो जो तक यो और तालव्य स्व, इस स्व का नाम तालव्य स्व इसलिए पड़ा क्योंकि उसका उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए उसको तालव्य स्व भी बोलते हैं। लोग तुम लोग क्या बोलते हैं, सरबत वाला स्व, लेकिन ऐसे थोड़े है वो तो, लेकिन उसका उच्चारण स्थान तालु है। तीसरा है ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा मतलब ऋतु माने री टवर्ग रो और मूर्धन्य स्व, इसको मूर्धन्य स्व बोलते हैं। 3 स्व है, उसमें एक तालव्य स्व होता है, एक मूर्धन्य स्व होता है और एक दंत स्व होता है। दंत स्व के लिए लृतु लसानाम दंत, लृतु लृतु माने लृ तवर्ग, तवर्ग मतलब चौथा दोनों लो और शो, ये इसका उच्चारण स्थान है दांत माने दांत, इसको बोलने में दांत का यूज जरूर होगा। अब लास्ट वाला जो है उपुप धमान्या नाम ओष्ठ, उपुप तो ह्रस्व और दीर्घ उ और उ पवर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ माने ओठ होता है, धमनी ने ओठ, उपुप धमान्या नाम ओष्ठ मतलब ओठ होता है। अब क्या है, अब कौन कौन सा बच गया, ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, दोनों का कंठ और तालु दोनों मिलता है तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है। ये अलग है, इसको अलग पढ़ेंगे। इसको ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है माने कंठ और ओठ, वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, दंतोष्ठ इसको बोलते हैं, वो को बोलते हैं दंतोष्ठ। जो इसमें नहीं कवर हो पाया, इसमें उच्चारण स्थान में जो नहीं कवर हो पाया उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ए ऐ कंठ और तालु होगा, ओ और औ कंठ और ओष्ठ होगा, और वह होगा दंतोष्ठ होगा। अच्छा, ये जितना भी है इसको एकदम ध्यान से देख लो, नो, ये भी अणो, नो, नो और मो, इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है, थोड़ा सा नाक का यूज इसमें होता है। नो, ये इसको टवर्गीय नो भी बोलते हैं, टवर्गीय नो या मूर्धन्य नो दोनों बोल सकते हैं। टवर्गीय मतलब टो में होता, टोठो डोढो नो में होता है, इसलिए टवर्गीय नो बोलते हैं, और मूर्धन्य नो भी बोलते हैं। इसको दंत नो बोलते हैं, दंत मतलब दांत से, या तवर्गीय नो भी बोलते हैं, तो वर्ग वाले में आता है इसलिए नो, इसको मुंह को तो तुमको पता ही है। लेकिन अगर कभी कौन सा नो पूछेगा तो तुम आराम से बोल सकते हो, तुम लोग बोलते टोठो डोढो, उसको टवर्गीय नो बोलो या मूर्धन्य नो बोलो। मूर्धन्य नो बोलोगे तो समझेगा कि नहीं इसको पता है, मूर्धन्य नो पता है। और ये नो है, इसको हम लोग बोलते हैं दंत नो। वैसे इसको बड़ी नो भी बोलते हैं, छोटी नो भी बोलते हैं, लेकिन नो ही होता है। इसका इंग्लिश में एन ही होता है, इसका इंग्लिश में एन होता है, इसका एन ही होता है। तो इसके लिए जान लो। अब है मात्राएं, मात्राएं क्या होती है। मात्राएं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, कोई भी व्यंजन वर्ण हम बोलते हैं उसके उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है, स्वर इतने चीज हो गए, ठीक है,
है ना, इतने स्वर हो गए। इसका जो यूज होता है, सिंबल जो यूज होता है, सिंबल यूज होता है, उसको मात्राएं बोलते हैं। पूछेगा मात्राएं आती है कि नहीं आती है, तो जैसे को, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कंकह बोलते हैं। उसी तरह उसमें जो यूज होता है, तो उसमें जो सरमूलक चिन्हों का चिन्ह, ये चिन्ह देखो, ये चिन्ह जो है स्वरमूलक चिन्हों का जो व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। जैसे आ का जो मात्रा है वो क्या है, आ का मात्रा एक लाइन हो जाता है। जैसे आ की मात्रा क्या होगी, आ की मात्रा ऐसे होती है, केवल एक लाइन। जैसे का लिखोगे तो को तो लिखोगे ही, इसमें आ की मात्रा हो गए। जैसे की लिखोगे तो को तो लिखे ही, इसमें ई की मात्रा हो गई। अब की लिखोगे तो को की मात्रा, इसमें ये। तो स्वर मूलक चिन्हों के, जैसे को हटा दो, ये भी एक मात्रा हो गया, इसमें को हटा दो, ये भी एक मात्रा हो गया, इसमें को हटा दो, इसमें भी एक मात्रा हो गई। तो ये जो स्वर मूलक चिन्ह, जैसे ये सबका जो यूज होता है, ये सबका जो यूज होता है, उसमें जो मात्राएं का यूज होता है, देखो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इतना जो है स्वर मूलक चिन्ह है, जिनको हम मात्राएं कहते हैं, जिनसे कोई व्यंजन बनता है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है, उसे मात्राएं कहते हैं। अंग और अह, ये भी व्यंजन होता है। अंग में कैसे लिखेंगे, अंग बराबर होता है ओ प्लस बिंदु अनुसार। आह कैसे होता है, ओ जोड़ विसर्ग, इसको आह बोलते हैं। तो कभी भी ऐसा जब होगा, जैसे 6th क्लास में जब संस्कृत पढ़ोगे, तो उसमें क्या दिया जाता है, जो आपको बनाने के लिए बोल देगा, जो आप कैसे लिखोगे, जो आपको समझ में आएगा, जो कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे शब्द बनते हैं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। जैसे हम इसको, हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इतना तो समझ गया है ना, हाँ या ना बोलो। हाँ, इतना आप समझ गया। तो जैसे अभी अब गया लिखना, अच्छा राम लिखना, राम है तो क्या लिखोगे, रो जोर ओ, या रो हलंत जोर आ, जोर मो हलंत जोर ओ, ये हो गया राम। तो रो में से ओ हट गया, तो रो में आ लगा हुआ तो रा हो गया, मो में ओ लगा हुआ तो मो हो गया। ऐसे करके इसको हटाना। जैसे गया हो गया, तो गो हलंत जोर ओ प्लस यो हलंत जोर आ। तो ऐसे करके लिखना है। ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो कैसे होगा। इसको पढ़ते रहने से आ जाएगा, जो कैसे कैसे टूटता है। इसको जब संधि आप लोग पढ़ेंगे, तो संधि में ये सब बताया जाएगा, जो इसको कैसे अलग अलग करते हैं, किसी भी वर्ण को कैसे अलग अलग करते हैं, किसी भी बोली जब हम बोलते हैं तो कैसे अलग अलग करते हैं। दो शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो वो कैसे मिलेगा, ये सब चीज में इसकी जरूरत पड़ेगी। जो वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, उसमें टूटने के बाद कैसे बनता है, ये सब चीज जरूरी है। हमारे ख्याल से ये याद कर लेना बहुत जरूरी होगा। जो अकु विसर्जनिया नाम कंठ, ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है। ऋचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम दंता, उपधमान्या नाम ओष्ठ। इस सब का उच्चारण स्थान तुम्हें पता होनी चाहिए, जिससे कि आगे पढ़ने में